कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। वो संबंध संभव नहीं है जो मैं सोचता हूं किसी के साथ। तब दो रास्ते हैं। मजबूत दिल का व्यक्ति क्या बोलता है, बस आज के बाद ना मिलेंगे, ना बात करेंगे, ना फोन करना, ना व्हाट्सएप करना, खत्म, यानी कि खत्म। जिस रास्ते पर आगे जाने का फायदा नहीं, उस रास्ते पर क्यों जाएं, खत्म करो बात को। कुछ लोगों से रहा नहीं जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, ये नहीं तो वो सही। पर अब टेम्परामेंट देखे कि कैसा आशिक है, इतना लुंज पुंज किस्म का आशिक है। अरे कोई कह रहा है कि मैं नहीं था, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। मेरी समझ ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो अगर प्रेम उथला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन एक ही है, एक ही है, तो उसी को जीना है, उसी में प्रयोग करने हैं, और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए। आप सबके जीवन के जो सबसे गहरे प्रसंग होंगे, आपने पूरी ताकत लगाई होगी कि उससे कोई प्रमाण ना छूटे। कम से कम 2-4 लोगों को देख के दिल आपका आ गया होगा, मोहब्बत हुई होगी, कई चीजें हुई होंगी, और आपने पूरी ताकत लगाई कि एक भी प्रमाण ना छूटे। पहले के लोग प्रेम पत्र जलाया करते थे, आप मैसेज डिलीट करते हैं, आप फोन फॉर्मेट कर लेते हैं। आज से 100 साल के बाद जो आपका इतिहास लिखेगा, अगर वो कसम खा ले कि मैं तो केवल उन तथ्यों से ही लिखूंगा जो मिलेंगे, तो वो आपको सूंघ भी नहीं पाएगा, आपके आसपास भी नहीं जा पाएगा। जनरल परसेप्शन ये है कि आदमी का इमोशनल लव बहुत तेजी से उठता है, उतना ही तेजी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं, उनके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को बहुत परेशान करता है। पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद, या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है, और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है। एवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है। फीमेल्स का जो लव का फिनोमेना है वो समय के साथ मैच्योर होता है, एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस स्थिति में आती है। चाहे वो फिजिकल लव हो, चाहे नॉन फिजिकल लव हो। फिजिकल लव में भी उन्हें वक्त लगता है इंटीमेट होने में और इंटीमेसी के उस बिंदु पर पहुंचने में, जो मेल्स को नहीं लगता है। और जब वो साथ रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होने लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ऑल द वीमेन, इन जनरल। और उनके प्रेम में इमोशनल एलिमेंट ज्यादा हो, ये संभावना ज्यादा रहती है। डू यू थिंक कि परसेप्शन बड़ा बनाना बेनिफिटेड होता है, बेनिफिट मिलता है तुम्हें उससे? मतलब फिर वही बात है, बेनिफिट के सेंस में और नुकसान के सेंस में। क्या आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एकदम बढ़ जाते हैं। कि आपका परसेप्शन बढ़ा है, अंदर से आप कुछ भी हो तो आप परसेप्शन मैनेज करके कर सकते हैं। हाँ, परसेप्शन का ही खेल है। जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में परसेप्शन बहुत बड़ा है। सच क्या है कि जो डायलॉग्स वो बोलते हैं वो भी वो खुद नहीं लिखते हैं, कोई लिख के देता है। उनमें से भी कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं बोलने के लिए। जो लोग 4 सेंटेंस याद करके नहीं बोल पा रहे, खुद तो नहीं सोच पा रहे, वो भारत में सबसे महान माने जाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स टेलीप्रॉम्प्टर सामने रख के सारा बोलते रहते हैं, किसी को नहीं पता लगता, और लोग सोचते कितना ज्ञान है भाई, जबरदस्त है। परसेप्शन के तो खेल है। अब मान लीजिए हम तो रैंडम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम पहले स्क्रिप्टेड कर लेते कि आप क्वेश्चन बताते, मैं आंसर याद करके आता, किसी पता लगेगा। पर परसेप्शन नहीं जाएगा कि वाह क्या बात है, कितने गहरे सवाल, कितने गहरे जवाब। ऐसा होता ही होगा कहीं ना कहीं। ट्रू। अगर आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया, 50 जगह बन गया, अब 51वीं बार आपको किसी बड़े आदमी ने बुलाया कि भाई आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ,
और आप पर्सनली बोल दें कि सर ऐसा है, हम तो पहले नोट कर लेते हैं, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक को ही तो पता लगा, परसेप्शन और बड़ा हो गया उसके बाद। तो अगर आपका परसेप्शन फेक है तो बहुत छोटे सर्कल में लोगों को पता है कि परसेप्शन है, दुनिया को क्या पता। और दुनिया आपको वैसे ट्रीट कर रही है। एंड इसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट तो भाई जैसे कोई स्टार बहुत क्रेडिबल माना जाता है जबकि वो टीपी से पढ़ रहा है सर, तो विज्ञापन तो उसी को मिलेगा ना। ट्रू। और विज्ञापन देखने वाले को क्या पता कि उसने विज्ञापन भी पढ़ के बोला है। हाँ। उन्हें क्या मतलब इस बात से। Fair. तो लगभग सारा खेल तो परसेप्शन पे ही खत्म हो जाता है। नाइस। व्हाट डू यू थिंक, आपके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी लोग? मतलब शायद ये कि मैं बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूँ। नहीं हो? मुझे लगा सीरियस ही हो। मैं मतलब वो एक डाइकोटमी है, मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मैं क्लासरूम में होता हूँ तो मैं बहुत जॉली नेचर में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, बहुत ज़्यादा हंसाता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसी आप कह सकते हैं। और मैं अपनी कॉलेज लाइफ में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो वो सारी हरकतें जो पॉलिटिक्स में की जाती हैं मैंने वो की भी हैं, एंजॉय भी की हैं, और कोई पछतावा भी नहीं मुझे उन सब चीज़ों का। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब पढ़ना पढ़ाना शुरू किया तो परसेप्शन ऐसा बन गया कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। नहीं हो? नहीं। डू यू थिंक कि इससे फर्क पड़ता है आपको कि लोग क्या सोचते हैं? लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि यार ठीक है मेरा फुल पर्सनालिटी देखो, क्यों एक साइड की पर्सनालिटी देख के तो मुझे बड़ा बना रहे? मतलब मुझे काफी हद तक फर्क पड़ना बंद हो गया। पहले तो फर्क पड़ता था, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और लोग पहचान लें तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मास्क वास्क लगा के काम चलाता हूँ। लेकिन हाँ, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा हूँ वैसा रहूँ, पर यह है कि मेरा परसेप्शन, मेरे बारे में जो परसेप्शन है वो काफी अलग है जैसा मैं हूँ उससे। इतना परसेप्शन ठीक है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मैं हर विषय पे चाहता हूँ कि खूब पढ़ूं, वहां तक ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ना लिखना पढ़ाना मेरा स्वधर्म है, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं खेलता बहुत ज्यादा हूँ, ये लोगों को नहीं पता है। मैं 3-4 खेलों में ठीक ठाक खेल लेता हूँ। मैं स्टेट लेवल तक जिम्नास्टिक्स खेल चुका हूँ स्कूल में, ये नहीं लोगों को पता, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। मैं पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट सब ठीक खेल लेता हूँ। तो वो मेरे परसेप्शन का पार्ट आमतौर पर दुनिया में है नहीं है। लगता नहीं है कि ऐसे इतना ज्यादा खेलोगे। बट नेशनल तक खेल लेते ना जिम्नास्टिक्स को? जिम्नास्टिक्स में स्टेट में खेला हूँ। हाँ, बट मन था शायद नेशनल तक खेलने का। हाँ, लेकिन मैं नहीं खेला फिर उस समय, एक चोट लगी तो उसके बाद छूट ही गया। स्कूल लाइफ की बात है। मैं रिसर्च कर रहा था आज, तो मुझे पता चला, तो मेरे लिए भी वो था कि जिम्नास्टिक्स तो काफी डिफरेंट है। बट यू नो, जब मैं आज रिसर्च करने के चक्कर में बहुत कमेंट भी पढ़ता हूँ लोगों के, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वी ट्राई टू कलेक्ट, नॉट कि मुझे सवाल बताओ कि वो आपके बारे में सोचते कैसा है, क्या है, राइट। एंड एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं लोग, जो कमेंट में भी होता है, विच इज अ पॉजिटिव साइड, हम नेगेटिव पे भी आएंगे, इज बहुत लोग बोलते हैं कि आइडियल मैन हो तो वो विकास सर जैसा हो। नहीं, झूठ बोलते हैं। जेन्युइनली पीपल टॉक अबाउट, क्योंकि शायद लोग थॉट प्रोसेस, टीचिंग, बिजनेस एक्यूमेन, और अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स या, और फिर आप बोल रहे हो जॉलीनेस जो उनको दिखता है, वो सब मिक्स करके ही लोग बोलते हैं कि यार सब है इंसान में। नहीं तो यूजुअली लोग जो बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं वो इतना स्पोर्ट्स में शायद ही होंगे, क्या वो इतने ही अच्छे बिजनेसमैन होंगे। यूजुअली टीचिंग बिजनेसेस नॉट वेरी हैंड इन हैंड नहीं जाता। आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, बट कुछ छोड़ के इंसिडेंट, ठीक बात है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल मैन? आपकी क्या डेफिनेशन है? मतलब मैं 2 बातें कह सकता हूँ, एक तो जिसमें डाइवर्सिटी हो, दूसरा जिसका एवोल्यूशन ठीक से हुआ हो, मतलब उसने बचपन को बचपन की तरह जिया हो, जवानी को जवानी की तरह ही जिया हो, वो सब चीजें की हों जो उस उम्र में स्वाभाविक हैं। जैसे क्या? बचपन में लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नॉन सीरियसनेस, पढ़ाई उतना नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ गई, पिट गए, वो सब किया हो। बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे मुझे पसंद नहीं।
को करिकुलर एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डांस हो, डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज हो। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, भाषा पे अच्छी कमांड हो, समाज को समझने की एक बेसिक क्षमता हो, किसी भी अनइवन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता किसी के अंदर आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि उसकी परवरिश ठीक हो गई। फिर कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा पॉलिटिक्स कर ली, बदमाशी कर ली, प्यार मोहब्बत कर लिया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चीजें भी हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर जब वो करियर में आए तो एक भूख कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में शानदार काम करे। तो मुझे लगता है कि वो एक मुकम्मल इंसान है, और काम के पीछे इतना पागल नहीं होना कि अपनी हॉबीज को मार दे। कुछ हॉबीज बना के चले, कोई भी हो। जैसे मेरी हॉबी पढ़ना है, कविताएं पढ़ना, शेर व शायरी पढ़ना, याद करना, तो मैं आज भी ये काम करता रहता हूँ, जब मौका मिलता करता रहता हूँ। फिल्में देखना है, तो 2-4 या कम से कम 1-2 हॉबीज बनी रहें, और उनमें भी उसकी एक अच्छी कमांड हो। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ शौक है तो है, कमांड हो उसमें भी। तो जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी दिखनी चाहिए, और अगर उसके रिश्ते भी मुकम्मल हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये तो आपने बता दिया कि ये सब किया हो। हाँ, जिसने मान लो किसी कारणवश, सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपनी सिचुएशन की वजह से, परिवार की वजह से छूट गई गाड़ी, आज वो ये पहली बार देख रहा है। वो हो सकता है इंसान आज 25 साल का हो जो चाह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब मुझे राह पकड़नी। हो सकता है 40 ईयर का हो, 50 ईयर का हो, वो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी पैशन वाली छूट गई, आज शायद मुझे बेटर बनना है। या हो सकता है वो इंसान हो जिसके पास सब है, लेकिन वो व्यक्तिगत लेवल पे गुस्सा हो, मारता पीटता हो, बेकार हो। समबडी इज वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। टेल मी 1, 2, 3 या 4 स्टेप्स जिससे लोग कहीं कैसे भी हों उससे एक आइडियल मैन बनने की तरफ जा सकते हैं। मतलब मैं तो कहूंगा कि आइडियल बनने के चक्कर में नहीं पड़े तो अच्छा है। बेटर मैन। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं, और हमेशा दूसरों की निगाह से खुद को देखना अपने आप में एक बहुत परेशानी की बात है। कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग होना ज्यादा बेहतर है। तो जो जो मिस हुआ आपकी जिंदगी में, आजकल तो हम कहते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर। तो जो मिस हुआ है सोशल मीडिया के दौर में, लगभग वो सब चीजें फिर से करने की एक चॉइस आपके पास है। मसलन खेलने का शौक था बचपन में, क्रिकेट नहीं खेल पाए, अब नौकरी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 5 दिन नौकरी करते हैं, बढ़िया नौकरी करते हैं, और 2 दिन खूब खेलते हैं। ऐसी एप्स आजकल हैं, कॉर्पोरेट्स के लोग उन्हीं एप्स पे, उनका स्कोर भी आता है, सब कुछ रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, स्टेडियम बुक कर लेते हैं, मैदान बुक कर लेते हैं, हर सैटरडे खेलने जाते हैं। तब नहीं खेल पाए, अब खेल लीजिए। हमारे कुछ दोस्त बैडमिंटन दिल्ली में आजकल कुछ कोर्ट्स वगैरह बुक करते हैं, रोज खेलते हैं। तो आजकल बड़ी सुविधा ये है कि जो आप नहीं कर पाए वो सब करने के ऑप्शंस हैं। आपको डांस करने का मन था बचपन में, नहीं कर पाए, आप सीख लीजिए। इतनी डांस एकेडमीज हैं, और उसमें कुछ बैचेस स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है, चले जाइए। एक बार अपने हिच से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि ये जो नया टेक कल्चर है उसमें लगभग हर चीज के ऑप्शंस बन गए हैं। जो मैं कहने से बच रहा हूँ वही है कि अगर उस उम्र में प्यार मोहब्बत नहीं किया था, अकेले घूम रहे हैं, तो आप डेटिंग कर लीजिए। डेटिंग साइट्स में हैं, सीनियर लोगों के लिए भी हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। कुछ छूटा आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ छूटा नहीं है, लगभग सब चीजें मुकम्मल तरीके से हुई हैं। मतलब मेरी लाइफ में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कंटेंट हूँ। कोई डराता है आपको? डू यू हैव एनी फियर? मतलब फियर क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जो प्रसिद्धि है खत्म हो जाएगी, मुझे बहुत फियर उस चीज का नहीं होता। नहीं है ना। एक फियर ये हो सकता है कि जो सफलताएं हासिल की हैं वो खत्म हो जाएंगी, मुझे उसका फियर भी नहीं होता है। मतलब मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं जिंदगी गुजार लूंगा ठीक तरीके से। पर कुछ लोग होते हैं ना जो यूजुअली देयर इज रिसर्च कि जो 16-17 या 16-17 से लेके 25 से 28 में एज ब्रैकेट बोल रहा हूँ, बस उस एज ब्रैकेट में जिन लोगों ने गरीबी देखी होती है, फाइनेंशियल टर्मोइल देखा होता है, इंस्टेबिलिटी देखी होती है,
उन्हें बहुत एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रॉमा हो जाता है। वो जिंदगी भर कितना भी सक्सेसफुल बन जाए, कितने ही पैसे कमा ले, उनको एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि ये पैसा चल ही नहीं जाए, मेरा वापस इनसिक्योरिटी नहीं हो। ये रिसर्च पढ़नी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं लगभग 17 की उम्र से लगभग 25 की उम्र तक ही फाइनेंशियल टर्मोइल्स खूब देखे हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा देखा है। और सच बात है, मुझे लगता है कि उसी की वजह से मुझे डर नहीं लगता है। क्यों? उल्टा होना चाहिए ना, अब तो पैसे आ गए। नहीं, क्योंकि मैंने इतना बुरा देखा हुआ है कि मैं हर बुरी स्थिति को आराम से झेल सकता हूँ। जब उसको झेल लिया था तो किसी को भी झेल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है। तो मुझे नहीं पता रिसर्च किसने की है, लेकिन मुझ पर वो अप्लाई नहीं होती है। इसको बोलते हैं पॉवर्टी स्कार हाइपोथेसिस। अच्छा, ये इट शोज दैट पीपल हु एक्सपीरियंस इकोनॉमिक turmoil between ages of 18 to 25 develop what they call a scarcity mindset. And it never fully heals. Even after becoming wealthy, 91% of respondents reported anxiety about money, inability to enjoy wealth, hypervigilance about spending. तो एक तरीके का एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो जाता है कि भाई मैं ये हो सकता है मैं थोड़ा विजिलेंट इन स्पेंडिंग तो हूँ, हाइपर तो नहीं, विजिलेंट इन स्पेंडिंग हूँ। हालांकि आंख बंद करके खर्चा नहीं करते। नहीं, मैं आंख बंद करके, मैं आज भी मतलब जैसे अच्छी स्थिति में हूँ। मेरी कंपनी हमारी ही है, मेरे ट्रैवल वो देख लेती है, अच्छी जगह रहने को मिल जाता है, वो सब है। पर आज भी अगर मैं होटल में भी रह रहा हूँ और एक लाइट एक्स्ट्रा जल रही है तो मैं उसको बंद करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बिल पे करना है, इसलिए कि उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुंबई में मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, ठीक ठाक महंगा कमरा है। अब मुझे कल कपड़े प्रेस करवाने थे, तो मैंने पहले पता किया कि वो मेरे पैकेज में है या नहीं। तो पता लगा पैकेज में नहीं, तो मैंने खुद प्रेस किए, जबकि वो कितना 100 रुपए से 200 रुपए होते मैक्सिमम। तो अगर मुझे लगता है कि भाई मैं फ्री हूँ, 10 मिनट लगेंगे, बचपन से कपड़े प्रेस करता ही रहा हूँ, मैं क्यों बिना बात के 100 रुपए फूकूं? हाँ, लेकिन अगर वहीं मेरा बच्चा होगा, वो कहीं फंसा होगा, तो मैं उससे कहूंगा बेटा प्रेस करवा लो, क्योंकि वो शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है कपड़ा जला दे, क्या करे पता नहीं। और अगर मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है प्रेस करने में, तो मुझे चिंता नहीं होगी, मैं उसके लिए बोल दूंगा तुम करवा लो। मैं नहीं करवा पाऊंगा। ये जनरेशनल मामला ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। आपके पेरेंट्स भी कुछ, मेरे पापा भी ऐसे, वो कुछ ऐसे खर्चे कर नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं कि वो करें, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे दुखी रहेगी इस मामले में। जैसे मेरी माँ को मैंने कितनी बार कोशिश की कि घर में डोमेस्टिक हेल्प लगा दूं, पर वो इस माइंडसेट में रही है, बचपन से इतनी स्ट्रगल्स देखी, उनको हमेशा लगता था कि इतने पैसे मैं कैसे खर्च करूं। और मैं उनको नहीं समझा पाया कि आपके बच्चों के पास इतनी समृद्धि है कि वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। उन्हें पता था कि मैनेज कर सकते हैं, पर तब भी एक दुविधा, और अगर लगवा भी दिया तो भी लगातार दुविधा कि मेरे ऊपर खर्च हो रहा है पैसा। अब आप इसको पैसा देके खत्म नहीं कर सकते। ये जो बचपन से न्यूरल पाथ बन जाता है दिमाग के अंदर, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो 18 से 25 साल का एक्सपीरियंस का परिणाम ये जरूर हुआ कि मैं एक्स्ट्रा स्पेंडिंग से या पैसा वेस्ट करने से बचता हूं, लेकिन मैं एज एन एम्प्लॉयर, एज ए बॉस बहुत लिबरल और ठीक माना जाता हूं। अगर आपने रिसर्च की तो मेरे ख्याल से वो बात आपके सामने आई होगी। दृष्टि एज ए कंपनी इज सपोज टू बी द बेस्ट पे मास्टर इन द इंडस्ट्री, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ऐसे और कौन सी चीजें जो आप खर्चा नहीं कर सकते? जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपने आपकी मॉम का एग्जांपल दिया, मेरे फादर का भी एग्जांपल, कि वो ड्राइवर नहीं रख सकते। उन्हें मैं बोलता हूँ कि अब आपकी एज हो गई है, रख लो आप आराम से, ईज, इधर उधर जाना, आपको बहुत बार काम भी होता है, फोन पे भी बात करनी होती है, तो क्यों आप वो क्या करते हैं, गाड़ी साइड में रोक के फिर 15 मिनट और बात करेंगे। कर लो। मुझे मैं चला सकता हूँ, मैं हाँ मुझे पता है आप चला सकते हो, कभी कुछ इधर उधर आप रख लो, क्या दिक्कत होगी, पार्किंग करने की दिक्कत नहीं है, कुछ भी। वो बोलते हैं सुबह से रात तक खड़ा रहेगा, वो क्या करेगा? यही प्रॉब्लम है, चुभता रहता है कि ऐसे लग रहे हैं और काम हो। हाँ, बोले कि वो खड़ा रहेगा, क्या करेगा, मैं क्यों किसी को खड़ा रखूं, मैं क्यों खड़ा, ठीक है ना, हम कर सकते, नहीं करना मतलब नहीं करना, और वो कुछ भी हो जाए। अच्छा, हमें नहीं,
हम कुछ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम हमारे पैसों से करें, उनके पैसों से करें, पड़ोस से लेके करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, खुद पे बहुत दिक्कत है। हाँ, ठीक बात है। और वो ना खुद खर्चा करेंगे उस पे, ना मुझे करने देंगे, ना मेरे भाई को करने देंगे। ड्राइवर वाला? हाँ, उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर। हाँ, ये होता है। तो आपके कैसे ऐसे पैटर्न्स है जो आप, जिन पे आप फिजूल खर्चा? मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत उदार हैं खर्च करने में, बहुत लिबरल हैं। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कितना भी खर्च हो। उन्हें पता है कि हमारी जो कंडीशन है ठीक है, और क्यों कमाए हैं पैसे, खर्च नहीं कर सकते। तो मैं ही थोड़ा सा कंजूस टाइप का आदमी हूँ उस मामले में, और उसकी वजह मेरे ख्याल से वो ट्रॉमा ना होकर के बचपन से संस्कार जो हमने सीखे वो ज्यादा हैं। जैसे पिछले साल मैं अमेरिका जा रहा था, तो मेरे परिवार के लोगों ने जिद करके मुझे एक फ्लाइट फर्स्ट क्लास की दिलवा दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास अलग अलग होता है, तो ही पता लगा। दिलवाई और पूरे खेत के बराबर जगह प्लेन के अंदर मिल गई, और एक वो स्पेसिफिक व्यक्ति है जो बार बार आइसक्रीम पूछ रहा है, कुछ खाने को पूछ रहा है। मैं उस 8 घंटे के फ्लाइट में इतना परेशान हो गया, तो मैंने अपने फैमिली में कह दिया कि जिंदगी में इसके बाद फर्स्ट क्लास में नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, अकेले क्या बैठना है। हाँ, मैं इकोनॉमी में आजकल थोड़ा बचता हूँ, क्योंकि वहां बहुत लोग पहचान वाले मिल जाते हैं, तो थोड़ा प्राइवेसी का इश्यू हो जाता है। बिजनेस में ये कि प्राइवेसी का इश्यू नहीं होता, और बहुत महंगा भी नहीं होता है, मतलब एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास। और लोग दिखते रहते हैं आसपास ना, तो लगता है कि आप लोगों के बीच में। फर्स्ट में तो बंद है कैबिन सब। तो मेरे को ना भाई ना, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और फिर जब पता लगा कितने पैसे लग गए, तो मुझे बड़ा चुभा कि और ज्यादा, तो बहुत ज्यादा। बट इसी रीजन से लोग फर्स्ट चूज करते हैं मोस्टली। फर्स्ट और बिजनेस में अधिकतर फ्लाइट में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि फर्स्ट में आप गुमनामी से आओगे, गुमनामी से चले जाओगे, प्राइवेसी होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। इतनी गुमनामी की जरूरत नहीं मुझे। बस ये कि कोई ज्यादा परेशान ना करे, इतना ही होता है। तो एक ही हो गया। और ऐसे कहाँ पे फिजूल जो लगते हैं आपको खर्चे? कुछ ऐसी चीजें मैं बोलूंगा तो फिर घर में डिस्प्यूट हो जाएगा हमारे। अभी जैसे एक बार मेरे बेटे ने कहा कि पापा मुझे ये वाली कार चाहिए, छोटा था। मैंने कहा बेटा जब बड़े हो जाओगे खरीद लेना और हमें घुमा देना उसमें। और पापा आपके पास इतने पैसे तो नहीं, आप खरीद सकते हो। तो मैंने कहा मैं खरीद सकता हूँ का मतलब ये थोड़ा ना खरीद लूं। खरीद सकता हूँ, सच में खरीद सकता हूँ, पर क्यों खरीदूं? क्यों पैसा वेस्ट करूं? इसके बाद भी ये सच है कि हमारे पास एक आध बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। मैं पर्सनली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं उन चीजों के साथ, पर फैमिली तो सब लोगों से बनती है ना भाई, तो सबका मिला के जो बहुमत बनता है, मेजोरिटी बनती है, उससे फैसले होते हैं। तो अगर मुझे अकेले कहीं जाना हो तो मैं भूल के भी ऐसी गाड़ी से ट्रैवल नहीं करता हूँ। हाँ, जहाँ सेफ्टी का इश्यू हो, हाईवे पे जाना है, खतरा है, वहां कभी कभी कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजूल खर्चा, हाँ, पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है। आप एग्जैक्ट ऐसे मेरे पापा जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई मुझे ये कहे कि एक घड़ी है 40 लाख रुपए की, वो पहन लो, हम गिफ्ट कर देंगे, तो मैं गिफ्ट भी नहीं लूंगा। कोई मुझसे ये कहे कि भाई ये वाला चश्मा ले लो, ये 5 लाख रुपए का, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ, मैं गिफ्ट नहीं लेता लोगों से, बाहर के किसी से भी। अगर वो कोई जिसको जान पहचान वाला भी अच्छा भी ज्यादा महंगा गिफ्ट, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मैं नहीं लेता। वो इसीलिए कि आपको अंदर ही अंदर ये समझ में आता है कि इसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। और होता है ऐसा, होता है। हाँ। कोई भी चीज फ्री में कोई नहीं देता। दोस्ती यारी में ये हो सकता है कि फाइनेंशियल कॉस्ट ना हो, पर इमोशनल कॉस्ट तो है ना उसकी। हाँ, साइकोलॉजिकल है, सोशल कॉस्ट है, और वो एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे महंगा सा, उसके बदले के बदले कहे कि एक बार मेरे घर आ जाइए बस। और आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको वही चीज ज्यादा महंगी लग रही है। हाँ। तो उससे अच्छे गिफ्ट मत लीजिए। क्यों लेना है गिफ्ट? एहसान लेने से बचना चाहिए, जितना बचा जा सके बस। आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को, कुछ काम होता है, कुछ आपको किसी से मांगने में शर्म आती है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें, सेल्फ एस्टीम कह लें, और एक अनकॉन्शियस फियर
कि मैं कुछ मांगूंगा तो उसके बदले कुछ देना चुकाना भी तो पड़ेगा, और वो क्या चुकाना पड़ जाएगा पता नहीं. एंड आई एम वन ऑफ द पीपल हु कांट से नो कंफर्टेबली. So if you are such person, if you don't have command over saying no, you should avoid such situations. मैं खुद क्यों क्रिएट करूं? लेकिन हाँ, कभी कभी कहता हूं अगर कोई बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट है. अपनी तो मेरी कमी होती है, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां उसको बचाना ही है, किसी को कहना पड़ा, किसी IAS को, IPS को, किसी सीनियर ऑफिशियल को, तो कहता हूं, और करते भी हैं लोग. पर अपना काम हो तो बहुत कोशिश करता हूं कि नहीं कहूं. कभी शर्म आई है किसी बात पे? डू यू फील शेम? तो पार्ट है, किस मतलब बात? नेसेसरी पार्ट है. जब आपने फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर बेचा था, हाँ, जब वहां बेचते थे और आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से हो, आपने अच्छा टाइम देखा था, फिर बुरा टाइम देखा, तब शर्म आती? नहीं, उसमें शेम नहीं आती. उसमें क्या शर्म? अरे भाई, घर की स्थितियां खराब हुई, कमाना है, तो मैंने 1100 रुपए की नौकरी की थी उस समय. ये उस बात टाइम पे शर्म आती थी कि दूसरे दोस्त तो मेरे कुछ ये कर रहे हैं? मैं उससे बड़ा क्लियर था कि भाई अगर परिवार में दिक्कत आई है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पैसा कमाऊं, तो उसमें शर्म की क्या बात है. और उस समय मेरी उम्र थी 17 के आसपास, तो मुझे क्या नौकरी मिलती उस समय? वही नौकरी मिल सकती थी, तो वही नौकरी की मैंने. ये जरूर है कि किसी को बेचने के लिए जा रहे हैं, वो खराब से बोलेगा तो खराब तो लगता था. और सेलिंग में थोड़ी शर्म वैसे भी आती ही है. क्यों आती? अपने इधर ज्यादा आती है, एंड अपने इधर सेल्समैन को देखते भी गलत नजरों से. हाँ, तो उसी सेंस में कह रहा हूँ, मुझे दोस्तों के बीच में शर्म नहीं आती थी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ना फैमिली को लेकर लगता था. सिर्फ ये कि किसी का स्पेस है, मैं जाके कह रहा हूँ कि ये खरीद लो, उसको नहीं अच्छा लग रहा, बात नहीं करना चाह रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो किसी की प्राइवेसी इंक्लूड करने के सेंस में थोड़ा सा संकोच होता था. अदरवाइज तो काम है तो है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. So then तो it's fine. हाँ, It's fine. And you said कि बुरा लग जाता था, लोग कुछ बोल देते थे. ऐसे अभी होता है कभी किसी बात पे? When was the last time you felt humiliated? Humiliated? मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे थोड़ा दूर एक इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मृत्यु हुई. हम उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं थे, ना हमारा इंस्टीट्यूट था, ना हमारा कुछ था. सोशल मीडिया का चमत्कार ये हुआ कि उसके बाद पूरा देश मेरे पीछे पड़ गया. और आज तक मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ये मान के चलते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ था. अब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे कि ऐसा कैसे हुआ, तो बुरा लगता है. अब कितने लोगों को समझाएं? गांव गांव तक अगर गलतफहमी फैल गई है तो कहां कहां तक जाके समझाएं? बट ये तो गलत फहमी, इसमें किसी ने आउटराइट आपको नीचा नहीं दिखाया. मीडिया ने और ठीक ठाक कई चैनल्स ने बहुत खराब वीडियो बनाए, मेरा नाम लेके, मेरी फोटो डाल के वीडियो बनाए, क्योंकि उससे व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं. मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं होती, मुझे मजबूरी समझ में आती है कि उनका भाई काम है, उनको व्यूज चाहिए, उसी पे उनकी कमाई होनी है. अगर व्यूज के लिए मैं ही उनको मिल रहा हूँ बाई चांस उस दिन, उनको रोज एक शिकार चाहिए. बेसिकली साल में 2 दिन का भोजन मैं हूं, तो वो एक दिन तब आया था, उस दिन मैं भोजन था, तो सबने शिकार किया. उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन ये लगता है कि भाई अगर हमारे यहाँ होता तो ठीक है, हम उसमें इन्वॉल्व अगर है ही नहीं, तो फिर क्यों पीछे पड़े हमारे? बट गुस्सा नहीं आता कि इतनी मेहनत से मैंने इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इतना अच्छा काम करके, तुम 2 दिन के भोजन के चक्कर में सब बिगाड़ दो? अगर आप थोड़ी सी फिलॉसफी समझते हो और जीते हो तो गुस्सा ना बंद हो जाता है. जैसे इस मामले में सच बात यह कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे बेहतर लाखों लोग देश में हैं, पर इतनी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली. ये भी तो बाई चांस ही हुआ. होता क्या है कि जब कुछ अच्छा होता है उसको हम मानते हैं कि हमारी मेहनत से हुआ है, हमारी योग्यता से हुआ है, जबकि हमसे बड़े बड़े 30 मार्क बैठे बैठे सड़ गए हैं, उन्हें मौका नहीं मिला. तो जो अच्छा हुआ उसको मैंने मान लिया मेरा हक है. अब अच्छा हुआ, मैं पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलर होने में ही निहित है कि शिकार भी होना पड़ेगा कभी ना कभी. तो ये शिकार होना उस पूरे पैकेज का पार्ट है जो आपको तुक्के से मिल गया है. तो जब आप उसमें खुश होते हो तो इसको साथ में लेके चलो. तो ये एक्सेप्ट कर लिया? यस. ये पार्ट शुरू से ही एक्सेप्टेड था कि अभी अभी करा एक्सेप्ट?
मतलब 1-2 साल से ये मुझे समझ में आना शुरू हो गया था। अब इसका एक बहुत रिसेंट एग्जांपल, जो मैं बात नहीं करना चाह रहा, पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी 2 महीने पहले खबर खूब चली कि CCPA ने हम पे एक फाइन लगाया, खूब बदनामी हुई। इंटरेस्टिंग बात है कि 3 साल पहले का वो मामला है, और जितने इंस्टीट्यूट IAS में हैं उन सब पे फाइन लगा है, सब पे फाइन लगा है, सबकी न्यूज भी आई। किसी की भी न्यूज को सोशल मीडिया ने उठाया ही नहीं, पर जैसे ही हमारा नाम आया, फिर एक दिन का भोजन, फिर मैं एक दिन भोजन बना। अब पूरे देश में सबको पता इन पे फाइन लग गया है। हाँ। लगा सब पे है। तो आप कभी कभी सिलेक्टिवली शिकार बनेंगे, ये आपकी नियति है, क्योंकि आप ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये मान के चलना चाहिए। अगर सलमान खान बहुत पॉपुलर है तो ये मान के चलना चाहिए कि बाकी कोई एक्सीडेंट करेगा तो बच जाएगा, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको समाज ने वहां पहुंचाया भी तो है ना। तो आपकी गलती माफ नहीं होगी। पार्ट ऑफ द पैकेज। ये टर्म आपको अच्छी लगी, पार्ट ऑफ द पैकेज। बट आप इमोशन सप्रेस करते हो ऐसे जब जब रिएक्शंस होता है कि मतलब मैं हैबिचुअली ऐसा करता हूँ। हैबिचुअली इमोशंस को मारते हो आप? तो ओपनली बात करते हो इमोशंस के बारे में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इमोशनली एक्सप्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मेल्स में जनरली इनएक्सप्रेसिव हो जाना उनके नेचर का हिस्सा बन जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। और जब से ये थोपी हुई महानता सोशल मीडिया ने लाद दी मेरे ऊपर, तब से मैं थोड़ा और कम एक्सप्रेसिव हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, मेरे साथ जो 2-3 संयोग हुए, एक तो मैं टीचर हूँ। टीचर होने का मतलब भारत में स्पेशली ये है कि विद्यार्थियों की निगाह में आपको एक अलग लेवल पे जिंदगी जीनी है। हाँ। मसलन अगर आपका मन कर जाए कि आप सिगरेट पी लें अपने स्टाफ के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट, लेकिन मान लीजिए मेरा पीने का मन कर जाए और मैं स्टूडेंट सामने सिगरेट पी लूँ कभी, तो लोग जज करेंगे, क्योंकि टीचर के लिए माना गया कि उसकी अलग नैतिक जिंदगी होनी चाहिए। तो अगर आप टीचर हैं और पॉपुलर हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी सहजताओं से दूर रहना पड़ेगा जो किसी के लिए नॉर्मल बातें हैं। फिर मैं एक कंपनी रन करता हूं जिस कंपनी में करीब 2000 लोग काम करते हैं। मैं उस कंपनी में MD भी हूं, फाउंडर हूं उसका। अब जितने लोग वहां काम करते हैं, चाहे वो टीचर्स हों चाहे एडमिन स्टाफ के लोग हों, उनके साथ भी मैं दोस्त नहीं हो सकता। अगर मैं दोस्त हुआ, दोस्ती बढ़ गई, तो फिर प्रोफेशनल बात ठीक से नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेशनल बात करनी है तो दोस्ती नहीं बढ़ानी है। तो ना मैं क्लासरूम में दोस्त हो सकता हूँ, ना टीचर से हो सकता हूँ, ना स्टाफ से हो सकता हूँ, ना टॉप मैनेजमेंट से हो सकता हूँ। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकला हूँ, मेरे जो दोस्त स्कूल कॉलेज के थे, मैं पढ़ने में साधारण सा था, तो मेरे दोस्त भी वैसे ही थे। जनरली उनमें से बहुत कम लोग हैं जो काफी सफल हुए। वो बहुत मॉडेस्ट लेवल पे जिंदगी जीते हैं। वहां भी मुझे लगातार ये कोशिश करनी होती है कि कभी किसी को ये ना लग जाए कि बड़ा आदमी बन गया है। तो ये आपको भी करना ही पड़ता होगा, जब आप इंदौर जाते होंगे करना ही पड़ता होगा। 2 लोगों के संबंध में अगर एक व्यक्ति बाई चांस आगे निकल गया तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दूसरे को लगातार ये फील करवाए कि मैं वैसा ही हूं। तो मुझे हर लेवल पे ये फील करवाना होता है कि मैं ऐसा हूं, बेशक मैं वैसा नहीं हूं। इसलिए प्रिटेंड करना मेरे जीवन का सामान्य हिस्सा है, इसलिए एक्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए इमेज के साथ चलना पड़ता है। अच्छी बात नहीं है। और इसलिए जब मैं मुंबई में आया तो मैं थोड़ा सा रिलीव्ड फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझ पर दबाव कम रहता है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है। दिल्ली में ज्यादा होता है दबाव। बट डू यू फील कि सारे मेन को, फॉरगेट आपकी लाइफ, किसी पब्लिक फिगर की लाइफ, नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में भी, अगर आप इफ यू आर अ मैन, आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव होने पे पनिश किया जाता है इन सम सॉर्ट? अगर आपको बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक प्रोटेक्टर हो, आप बाहर जाओ, दुनिया से जीत के आओ और घर आके वापस प्रोटेक्ट करो। क्योंकि आप अगर दिखाओगे कि आप रोते हो तो आप वीक हो, अगर आप दिखाते हो आप गुस्सा करते हो तो आप टॉक्सिक हो, अगर आप दिखाते हो राइट, अगर आप
आप दुनिया से अफेक्टेड, बॉदर्ड, चिड़चिड़े दिखाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या, कैसा है ये। तो आप कोई भी इमोशन जो बहुत नेचुरल है एज अ मैन, अगर आप वो दिखाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं दी जाती। हाँ, थोड़ा सा इसको अगर एवोल्यूशन की कहानी से जोड़ के देखें, देखिए हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के, होमो सेपियंस की हिस्ट्री के 3 लाख साल में मुश्किल से 5000 साल से हमने धर्म, परंपराएं, ये सब चीजें शुरू की हैं। लेकिन उस 3 लाख साल में, और अगर उसके पीछे मैं होमो सेपियंस बनने से पीछे का भी जोड़ लूं, तो कई लाख साल ऐसे हैं जिसमें हम जंगलों में और उन सब स्थितियों में रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मैमल्स में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जहां पर बाई पेरेंटल, मतलब ये जो नर्चरिंग होती है बच्चे की, बहुत जरूरी होती है। एक पेरेंट के बस की बात नहीं होती है। ह्यूमंस भी उनमें से एक हैं। और जिस स्पीशीज में आमतौर पे 4 से 5% मैमल्स में फैमिली स्ट्रक्चर दिखता है, जिस मैमल में ऐसा दिखता है वहां बाय डिफॉल्ट एक डिवीजन रहता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक बच्चों को बचाएगा, एक बाहर जाके चीजों को इकट्ठा करेगा। 99% ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज में ये डिवीजन बड़ा सिंपल रहा है कि मेल बाहर से इकट्ठा करके लाएगा, फीमेल घर के अंदर बच्चों को संभालेगी और बचाएगी। 99% मैं कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसका। तो हमने अपनी हिस्ट्री के 99% ऑफ द टाइम में शिकार किया है, चीजें इकट्ठी की हैं। जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार होने का खतरा भी है, क्योंकि टाइगर भी तो निकला हुआ बाहर, उसको भी शिकार करना है, हमें भी शिकार करना है। हिरन को ढूंढ रहे हैं, टाइगर हमें ढूंढ रहा है। और उस समय आपके पास रोने का ऑप्शन नहीं होता। उस समय तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, प्लानिंग काम करती है, टेस्टोस्टेरोन काम करता है जो बहुत उत्तेजना पैदा करता है, आक्रामकता पैदा करता है। विनम्र हो ही नहीं सकते वहां पर। विनम्र होने का मतलब है मरना, सेकंड थॉट का मतलब है मरना। और बैलेंस्ड होने की शर्त है कि सेकंड थॉट आपके दिमाग में है, तो आप बैलेंस्ड उस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते। वहां तो एक ही बात है कि बस मारना है किसी भी तरह से। आप हथियार बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सारे मेल्स मिलके हिंसा कर रहे हैं, शिकार किया, लेके आए। उससे इमोशनल लाइफ से बहुत मतलब है नहीं, उसे घर की चिक चिक बहुत पसंद नहीं आती है। उसके लिए परिवार का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे को उसने प्यार कर लिया। क्योंकि बहुत पीछे जाएं तो मेल फैमिली का नॉर्मल पार्ट है भी नहीं। आप देखेंगे अधिकांश स्पीशीज में बच्चा होने के बाद केवल बच्चा और माँ रहते हैं, बाप नहीं होता। आप डॉग्स में देखिए, बाप कभी नहीं दिखेगा। मंकीज में देखिए, बाप नजर नहीं आएगा। कबूतरों में कुछ समय तक नजर आते हैं, बहुत कम स्पीशीज में। बाप फैमिली का हिस्सा है, ये हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये नेचुरल नहीं है। फैमिली का हिस्सा नहीं है, नेचुरली हिस्सा नहीं है फैमिली का। कल्चरली, सोशली वो हिस्सा बनता गया। कब बना? जब थोड़ी सेफ्टी आ गई, सेटलमेंट होने लगी, खेती शुरू हो गई। अब उतना खतरा नहीं है, शिकार नहीं करना है, अब टाइम है उसके पास, अब उतनी हिंसा नहीं करनी है। उतनी हिंसा नहीं करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा विनम्र हो सकते हैं। अब समय है तो परिवार में गुजरता है, घर में है तो बच्चों से ज्यादा बात करता है, पत्नी से ज्यादा बात करता है। वहां से फिर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं कि मोनोगेमी होनी चाहिए, विमेन राइट्स भी होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों के राइट्स होने चाहिए। तो आदमी इन 99% ऑफ द सिविलाइजेशंस और कल्चर्स पिछले कुछ 100 सालों में, हजारों सालों में इस प्रोसेस से अडेप्ट कर रहा है। अब वो धीरे धीरे इमोशनल भी होने लगा है। कई घरों में आप देखेंगे जब मेल्स हैं बड़े इमोशनल हैं, बच्चों को लेके रोते भी हैं। कई घरों में आप देखेंगे फादर मदर बच्चे मिलके गाना गा रहे हैं। पर अगर किसी फ्यूडल सोसाइटी में तो बाप ऐसा करता वो नजर नहीं आएगा आपको। जहां सिमेट्रिकल फैमिली ज्यादा बन गई है वहां ऐसा दिखेगा आपको। तो बच्चा, मतलब बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करे और दिखाए भी, बेटे से बहुत स्नेह करे, दिखाए भी। ये नया फिनोमिना है जो नए समाजों में आ रहा है।
इसलिए अगर कोई फादर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है तो लाखों सालों की तो वही हिस्ट्री है, एवोल्यूशन धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आज से कुछ हजार साल बाद शायद ये कॉमन हो जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा। आज तो नहीं है, मुश्किल है। जैसे अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो बहुत मुश्किल है। एंड मुंबई में है तो शायद दिख जाएगा, बेंगलोर में दिख जाएगा, पुणे में दिख जाएगा। पर ना मल्टीपल रिसर्चेस भी की गई है ऑन डेवलप्ड सोसाइटी ऑल्सो। यहाँ पे डेवलप्ड हैं, दो इंडिविजुअल्स साथ में रहते हैं इतनी ज़्यादा और ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स हैं, दोनों काम करने जाते हैं, घर आते हैं, राइट। उन सोसाइटीज़ में भी बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया मल्टीपल बार, अलग अलग थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी। वो बोलती हैं कि उन्हें वल्नरेबल मेन अच्छे लगते हैं, राइट, जो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस दिखाते हैं, दैट्स ग्रेट। पर सब ने जब पार्टनर चूज करने की बात आई तो वो नहीं चूज करती। विमेन डोंट चूज वल्नरेबल पार्टनर्स बिकॉज दे फील समहाउ कि ये वीक है, बचा नहीं पाएगा। एवोल्यूशन की भाषा में अगर इसको देखें तो मेल और फीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं पार्टनर अपना, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जो क्वर्क नाम के राइटर हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, बहुत फेमस किताब है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आप कितना भी एक्टिंग कर लीजिए कि मैं अपना जीवन साथी इन पैरामीटर्स पे चुनूंगा, ये सब कहने की बातें हैं। जब डिसीजन होता है तो आपका दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा होता। अभी तो न्यूरोसाइंस ये साबित कर रही है कि हम जब सोचते हैं उसके पहले फैसला हो चुका होता है हमारे न्यूरॉन्स के लेवल पे। कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस काम करता है और वो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे करता है। आदमी को वो औरत समझ में आती है अनकॉन्शियसली जो उसके स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी और उसका पालन पोषण कर पाएगी। पूरी एस्थेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। मेल नजर को फीमेल की वही फिगर समझ में आती है जिसमें बॉडी के वही पार्ट्स डेवलप्ड हैं जो बच्चे को जन्म देने और बच्चे को पोषण देने के लिए काम करेंगे। ये अनकॉन्शियसली यही है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। आप कितना भी एक्टिंग कर लें, हाँ, इस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में जो कलर वाली बात है ये डेवलपमेंट के साथ कल्चर का पार्ट है, क्योंकि नेचुरली ब्लैक ब्यूटीफुल नहीं है और वाइट ब्यूटीफुल है, ये बेकार की बात है। ये रेसिज्म डेवलप हुआ सदियों के साथ। लेकिन जिसको हम लोग एस्थेटिक्स में फिगर कहते हैं, स्वस्थ शरीर कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में वही है। ओके। तो जब कोई कहे कि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और पाल पाएगी उसको। फीमेल के लिए क्या है, इवोल्यूशन में देखिए, शिकार करना है, बहुत खतरा है। औरत को बाकी मर्दों से भी खतरा है। बहाना तो विवाह संस्था बनी है, ना सोसाइटी डेवलप हुई है, ना कानून है, ना जुडिशरी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है। वो कैसे बचाए बाकी मर्दों से अपने आप को? उसे एक ऐसा मर्द चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बाकी मर्दों से बचा ले। एक तो दूसरा, उसे मां बना दे, और तीसरा, जब वो गर्भावस्था में होगी या बच्चा हो जाएगा, बच्चे बार बार होंगे ना, एक बच्चा हो गया है, दूसरा पेट में है, 10 बच्चे होने हैं, 15 बच्चे होने हैं उस समय, तो उस पूरे 15-20 साल के प्रोसेस में जब बच्चे छोटे हैं या पेट में हैं, तब मेरे लिए बाहर से खाना ले आएगा। इतना स्वस्थ होना चाहिए कि ये ना हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बाकी मर्दों से कौन बचाएगा? जो ताकतवर होगा। खाना कौन ला पाएगा? जो ताकतवर होगा, क्योंकि वही शिकार कर पाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में महिला को चाहिए सुरक्षा बाकी मर्दों से, और इनसिक्योरिटी ऑफ फूड एटसेट्रा, छोटे बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आदमी लोगों से आप कितना ही पूछ लीजिए, 10 पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे सुंदरता नंबर 1 पे आ जाती है। और सुंदरता भी ध्यान रखना है, सुंदरता दिमाग के अंदर वही है। ऐसी महिलाओं का है, वल्नरेबल अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है, सिमेट्रिकल फैमिली लगता है कि हाँ तुम रोते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दिमाग में आता है वो
जो मुझे संभाल सके। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पूरा ठीक मानते हैं तो ये व्याख्या पूरी ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन के प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि वो रुक गए है कहीं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स काफी हद तक सिमेट्रिकल हैं, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों घर आते हैं, प्यार से बात करते हैं। उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन वाला ऐसा नहीं था कि पापा हमेशा गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सॉफ्ट पापा हैं, मम्मी भी सॉफ्ट हैं। अच्छी परवरिश हुई बच्चों की, दोनों ने खूब पढ़ाई की, सोशियोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा। ये बच्चे जब अपना जीवन साथी ढूंढेंगे तो केवल वो काम नहीं करेगा, जो इनके घर में लर्निंग्स हैं वो भी तो काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जो ऐसी लड़कियां जो अपने जीवन साथी को रोते हुए देखना चाहेंगी। और एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी हो सकती है कि वो चाहें कि अकेले में कभी कभी मेरे सामने रोए और दुनिया के सामने शेर बन के खड़ा हो। ऐसी आदमी के साथ होगा कि मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत फिट किस्म की पत्नी चाहिए, लेकिन अकेले में अगर वो परेशान है, वीक है, बायोलॉजिकली अपसेट भी है, तो प्रेम तो है ना भी उसको भाई, एक लंबे समय में प्रेम तो डेवलप हो ही जाता है। तो इवोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी को समझने के लिए। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर बट इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। व्हाट डू यू फील, व्हाट्स बेटर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल मैरिज या नो मैरिज ठीक है, तो मैरिज या नो मैरिज। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? फिर एक बात है, इवोल्यूशन का माइंडसेट कहें या वैसे माइंडसेट कहें, हर इंसान के दिमाग में, इंसान ही नहीं, हर स्पीशीज के दिमाग में, हर प्राणी के दिमाग में तराजू रखा हुआ है। हाँ। उसके एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है। आप कहें ना कहें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो तराजू एक्टिव रहता है हर चीज में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर ह्यूमन रिलेशन अल्टीमेटली, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं। माँ और बच्चे का रिलेशन, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अलग, उसको अनकंडीशनल लव कह देते हैं, अदरवाइज हर ह्यूमन रिलेशन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। शादी छोड़ के बाकी सारे रिश्ते, ऑलमोस्ट सारे रिश्ते फैमिली वाले गिवन है। मैं अपने पिताजी को नहीं चुन सकता, माँ को नहीं चुन सकता, भाई बहन नहीं चुन सकता, वो तो गिवन है। जहां गिवन है वहां दिमाग उतना चलता नहीं कि फायदा है कि नुकसान है। ट्रू, ये है तो चॉइस ही नहीं है तो है। अब क्या, कभी कभी आप दुखी हो सकते हैं कि अच्छा बाप मिल जाता, अच्छा भाई मिल जाता, अच्छी बहन मिल जाती। कभी कभी खुश हो सकते हैं, अच्छा वो नहीं मिला, मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं, पर चॉइस नहीं है वहां पर आपके पास। हमारी पूरी जिंदगी में एक ही रिश्ता जहाँ चॉइस है, फैमिली रिलेशन की बात करूँ, दोस्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो स्पाउस है। और ये भी तय है कि स्पाउस का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ दें, मोटे तौर माने जी 25 की उम्र में शादी हुई तो 25 से लेके 75, 80, 90 जो भी है, लगभग 3/4 ऑफ द लाइफ उसी का इम्पैक्ट रहने वाला है। और 24 घंटे का इम्पैक्ट है, ना माँ के साथ 24 घंटे, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, वहां 24 घंटे का है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी, तो कॉस्ट बेनिफिट का तराजू सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये अलग बात है कि शादी कम उम्र में हो गई, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप ही नहीं हुआ था, तो आप सोचते नहीं, इमोशन से बह के शादी कर लेते हैं। 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, प्यार हुआ, भागे शादी कर ली, वो एक अलग बात है। पर अगर आप 25 क्रॉस कर गए और ये हिस्सा डेवलप हो गया, तराजू ठीक से डेवलप हो गया, आप देखेंगे जो 25 तक शादी नहीं करते फिर अक्सर वो लेट हो जाते हैं। फिर वो 30 हो गया, 35 हो गया, क्योंकि तराजू बहुत एक्टिव हो गया। अब उनको हर मामले में लगता है कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। वो नोट्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और हमेशा लगता है कि ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें लॉस ज्यादा है। इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो जो जेनजी है, आप भी जेनजी वाले शायद होंगे, वो जो जेन अल्फा है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टेंडेंसी और बढ़ेगी कि शादी ना करें। ये मेरा अनुमान है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे
वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। भाई पुराने जमाने में लोग शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल करने का एक ही रास्ता था, शादी। या तो रेड लाइट एरिया में आप जाएंगे, मेल्स को ये ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि आप इसके भरोसे जिंदगी गुजारेंगे। नहीं तो एक ही तरीका है, समाज ने एक ही रास्ता छोड़ रखा है, शादी। सेक्सुअल नीड्स एक उम्र के बाद परेशान करती हैं, वो आपको पूरी करनी ही है, तो शादी कर लो। इसलिए कल्चर क्या थी, लड़कियों के पेरेंट्स बहुत जोर लगाते थे कि बेटा शादी से पहले मिलना नहीं है। बहुत बाद में हुआ तो मुंह दिखाई कर लो, मिलने के टाइम पे 2 मिनट बात कर लो अकेले में, लेकिन मिलना नहीं। क्योंकि लोगों को आइडिया है कि वो खुमार 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर हो सकता है, स्पेशली लड़के के मामले में हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, उस खुमार को उतरने से पहले ही शादी करवा देनी है, जिंदगी भर का इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि लड़कियों के पास उस समय नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, समाज ने भेजा ही नहीं पढ़ने लिखने के लिए। नौकरी केवल बेटा करेगा, खेती केवल बेटा करेगा, बाहर का सारा काम बेटा करेगा, कमा के बेटा लाएगा। बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुल्हन आएगी। दुल्हन के पास यूएसपी क्या है कि वो उसकी एक नीड को पूरा कर सकती है। दुल्हन से कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं है, कोई नहीं पूछता था। और सबको पता है, लड़की के बाप को भी, लड़के के बाप को भी, सबको पता है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं कि सेक्सुअल नीड्स कुछ समय के बाद जब कम होती हैं या मन भरने लगता है तो विवाह नहीं टिकता उसके बाद। तो 2 सिस्टम्स आप देखेंगे पुराने समाजों में, एक तो शादी से पहले मेल मिलाप नहीं होगा, दूसरा शादी के बाद तलाक नहीं होगा। चाहे आप कैथोलिक्स में देखें, यहूदियों में देखें, हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में देखें, मुस्लिम इसके अपवाद हैं थोड़े से, डिवोर्स नहीं होगा। क्योंकि डिवोर्स का दरवाजा खोल दिया तो लाइन लग जाएगी। तो मौका देना ही नहीं है, बांध लेना है। अब आज के समाज में क्या है, लड़कियां खूब पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी नौकरी है, करियर है। मैं स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गांव में भी वही चल रहा है। अब यहाँ डेटिंग साइट्स हैं, नौकरी में लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में लोग मिलते हैं, हजारों इंटरेक्शंस हैं। अगर प्रेम हो गया, कानून आपके फेवर में है। अगर आप 18+ के हैं, ये दोनों बच्चे 18 से कम के हैं, ये दोनों 18 से ऊपर हैं, कानून परेशान नहीं करता आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई पुलिस, कोई समाज आपको मना कर ही नहीं सकता प्रेम करने से लीगली। तो आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, रील लगातार देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर जगह वैसा माहौल है। डेटिंग साइट्स पे लाइन लगी हुई है, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि उसमें खतरे भी होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस तो हैं। पहले खतरा क्या था कि अगर फिजिकली इंटीमेट हो गए, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। हमने लिटरेचर में देखा है, 1000 साल के लिटरेचर में लगभग हर सदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां महिला प्रेग्नेंट हो गई और जिंदगी खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है ह्यूमैनिटी के डेवलप में। एनिमल्स में खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा शादी का सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस में है। क्यों खत्म हो गई? क्या 1961 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूके में आया, जिसमें यह हुआ कि आप, मतलब महिलाओं के लिए था, एक पिल थी, उसको लोगों ने मैजिक पिल बोलना शुरू किया वहां पर। वो प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। 1961 के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे आ गए। पहली बार दुनिया उस स्थिति में है जहां फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी आप मां ना बनना चाहें तो ना बने, जबरदस्ती नहीं। जब ये हो जाएगा, ओपननेस है ही, लोग मिल रहे हैं बाहर, उनमें से बहुत लोगों को शादी करने की जरूरत क्यों लगेगी? एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए शादी का इतना ही मतलब था। उन्हें वो सब मतलब नहीं था कि 2 लोग रहेंगे, आत्मा, तन, मन, विचार मिलेंगे और हम लोग कंपेनियनशिप, वो सब तो शहरी किस्म की बातें हैं। एक आम जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, वैसे उसके दोस्त हैं, उनकी भाषा में जब बात होती है तो शादी किस लिए की जाती है? एक लड़की चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, और बच्चे चाहिए, और वो लड़की घर में आएगी, घर का माहौल ऐसा है कि वो उसमें ढलना ही होगा उसको। क्योंकि कल्चर ये भी है कि डोली यहां से गई, अर्थी वहां से उठेगी, वापस नहीं आना है, अलग नहीं होना है। डिवोर्स का कानून हमारे समाज में 1955 में आया है,
1955 से पहले कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध तलाक ले ही नहीं सकता था। 1955, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। तलाक का ऑप्शन नहीं है। संस्कार है कि लड़की वापस नहीं आएगी अपने मायके में, लड़की वापस नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, ससुराल में ही रहना है और वहां पति की जरूरतें पूरी करनी है। ये एक सेटअप था जो दुनिया के अधिकांश समाजों में था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शादी केवल इसलिए करनी थी कि मेरी नीड्स पूरी हों, हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत लोग, उनको पेरेंट बनना ही नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास से पति पत्नी है, पेरेंट नहीं है ना उनको बनना है, नहीं बनना। डिंक बोलते हैं वो लोग उनको, डबल इनकम नो किड्स, या सिंक हो गया, सिंगल इनकम नो किड्स है। चाहिए नहीं बच्चे। हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं चाहिए, बोलते हमने पूछा कि आपको क्यों चाहिए, आपकी चॉइस आपको चाहिए, हमारी चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं, उसके लिए शादी का क्या मतलब था। नीड्स पूरी हो जाए, एक दोस्त मिल जाए जिंदगी भर के लिए, दोस्त वैसे मिल सकते हैं, को लिविंग में मिल जाते हैं। को लिविंग में ये ऑप्शन भी है कि आप एक समय के बाद नहीं कंपैटिबल है, अलग हो जाइए, क्यों साथ रहना है। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, तो क्या परेशानी है उनको। इसलिए जिस गति से लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ओपननेस जो उनके थॉट्स में आ गई है, क्रॉस जेंडर जो इंटरेक्शंस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, अमेरिका में, फ्रांस में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ठाक चांसेस हैं कि शादी का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अभी भी हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल लोग आज हैं। हाँ, पर जेन्युइन है, मुझे ये फैक्ट नहीं पता, पर एकदम which is the अंडरस्टैंडेबल है। highest number of single people today in the world. मैंने कुछ दिन Highest number पहले of people who are choosing not to be मैरिड, not to also be in a relationship of any form of commitment. They are like non-committal relationships में हम रह लेंगे, committed relationship में हम किसी में भी नहीं रहेंगे। highest number of NCM उसको बोलते हैं, क्या है, नहीं कमिटेड, क्या है, नॉन मोनोगैमी वाला एक शब्द चलता है आजकल, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रांसपेरेंट है पर नॉन मोनोगैमस है और हमारे अंदर है। या पॉलीमेरोस रिलेशनशिप आप सुनते होंगे ना, पॉलीएमरोस रिलेशनशिप। Do you feel लोग पॉलीगैमस ही होते हैं? पॉलीगैमस अलग है, पॉलीएमरोस अलग है, एकदम अलग अलग बातें हैं। नहीं, by birth do you feel humans? Yes, very much. Not even humans, even the birds. Animals तो are there, most of the animals are. एनिमल्स की बात नहीं, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बर्ड्स के बारे में ये गलत फहमी रही है लंबे समय तक कि वो मोनोगैमस होते हैं, लेकिन जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिसर्च हुई तो पाया गया सर, दरअसल मोनोगैमी के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेंटल मोनोगैमी, कि मेरे दिमाग में भी किसी और का विचार नहीं आएगा। एक होती है सेक्सुअल मोनोगैमी, कि दिमाग में बेशक आता रहे पर रिलेशनशिप एक से ही रहेगी। एक होती है जेनेटिक मोनोगैमी, कि रिलेशंस किसी से बनते रहें पर माँ बाप बनेंगे तो हम दोनों ही बनेंगे, किसी और के साथ नहीं बनेंगे। Okay. एक होती है सोशल मोनोगैमी, कि माँ बाप किसी और के साथ बन भी गए ना तो समाज को दिखेगा यही कि हम दोनों पति पत्नी हैं और ये हमारा बच्चा है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो उन पेरेंट्स के साथ नहीं है जो दरअसल जिसके हैं। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स में बी, एक ऐसी कहावत बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीकन कहावत है। ये एक ब्रिटिश कहावत है, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले कोई कैसे क्लेम कर सकता था कि ये मेरा बाप है कि नहीं है? तो भरोसा है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लग जाता है, और ये तो मुश्किल से पिछले 50 साल की बात है, 30 साल की बात है। तो 30 साल पहले तक दुनिया में केवल भरोसा चल रहा था। अभी ब्रिटेन में शाही परिवार के एक बच्चे का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखा गया तो उसके जीन्स में इंडियन जीन्स भी देखे गए हैं। आप किसी का भी निकाल लेंगे पूरी कुंडली तो विश्वास उठ जाएगा। पीछे की किसी ना किसी पीढ़ी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो भरोसे पे दुनिया चल रही है। ये भरोसे पे है और क्या है भाई। तो, हाँ आप बताओ। तो सोशल मोनोगैमी, हम लोग सोशल मोनोगैमी में आमतौर पर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है, पक्षियों के बारे में भी ये माना गया फाइनली, उनमें सोशल मोनोगैमी है, उनमें जेनेटिक
यह सेक्सुअल मोनोगेमी नहीं है। कबूतर कबूतरी एक बच्चा पाल रहे हैं मिलके, पर हो सकता है उस कबूतर का ना हो, पर वो एक कपल की तरह से पालेंगे क्योंकि उनकी स्पीशीज को बाई पेरेंटल केयरिंग चाहिए। जहां तक ह्यूमंस की बात है, ह्यूमंस के बारे में सामान्य धारणा यही है कि वो मेंटल मोनोगेमी तो इम्पॉसिबल ही मान के चलिए। सेक्सुअली मोनोगेमस मेरे ख्याल से ठीक ठाक संख्या में लोग होते हैं, जिसमें एक बड़ी वजह है कि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं। एक ट्राइबल माहौल में आपकी शादी हुई, वहां इतनी बंदिशें हैं कि कोई संभावना ही नहीं है, और अगर आपने गलती की तो सीधे मर्डर हो जाएगा आपका। तो कई लोग रहेंगे जिंदगी भर रिलेशनशिप में ही नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो एक से रहेंगे, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ह्यूमन सोसाइटी, अगर नेचर की बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो मोनोगेमी एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचुरल फिनोमिना नहीं है। Why you said males? Women में नहीं होता ये? विमेन के मामले में उतना नहीं मानते हैं। उसकी वजह यह है कि जब दोनों में इंटरेक्शन होता है, दो वजहों से ऐसा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फीमेल्स में नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ स्पेशली इन मेल्स, टू ए ग्रेट एक्सटेंट फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दो रीजंस इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। पहला रीजन ये है कि जो इमोशनल लव है, जनरल परसेप्शन ये है कि आदमी का इमोशनल लव बहुत तेजी से उठता है, उतना ही तेजी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं। उनके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन को बहुत परेशान करता है, पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद, या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेजी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है। एवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है। फीमेल्स का जो लव का फिनोमेना है वो समय के साथ मैच्योर होता है, एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस स्थिति में आती हैं। चाहे वो फिजिकल लव हो चाहे नॉन फिजिकल लव हो। फिजिकल लव में भी उन्हें वक्त लगता है इंटीमेट होने में और इंटीमेसी के उस बिंदु पर पहुंचने में, जो मेल्स को नहीं लगता है। और जब वो साथ रहने लगती हैं, धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होने लगता है। दिस इज नॉट अबाउट ऑल द विमेन, इन जनरल। और उनके प्रेम में इमोशनल एलिमेंट ज्यादा हो, ये संभावना ज्यादा रहती है। दिस इज वन थिंग। दूसरा, मेल्स की सेक्सुअल लाइफ की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। 14-15 साल की उम्र से 55-60, आजकल तो शायद 65-70 की उम्र तक भी वो एक्टिव रह लेते हैं। एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इवन इन द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 70। तो फीमेल्स को ये भी पता है कि हमारा एट्रैक्टिव होना, मदर हो पाना बहुत दूर तक चलेगा नहीं। तो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बात कही जाती है। तो उनमें डेविएशन का स्कोप थोड़ा सा कम इस अनकॉन्शियस एलिमेंट से भी होता है कि एक को चुने, वो बात तक हमें सुरक्षा दे, तो जरूरी है कि एक ठीक से चुन लें, उसके साथ हम रहें। तो दूसरा पैरामीटर क्या हुआ? इमोशंस। तीसरा, उनकी जो बायोलॉजी है उसका अंतर भी उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए विमेन में ये टेंडेंसी थोड़ी सी कम दिखेगी कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में हो। सोशल कंट्रोल भी इसमें एक फैक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। सोशल कंट्रोल कम भी हो तो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली मेल्स में टेंडेंसी आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा डिजाइन देखें, बच्चा पैदा करने में उनकी भूमिका केवल कुछ मिनट की है और माँ की पूरी 9 महीने की है। उन कुछ मिनटों के बाद वो फिर भूखा है, उसको फिर जरूरतें हैं 1 दिन 2 दिन के बाद। फिर उसके अंदर ये टेंडेंसी भी है कि कुछ नयापन हो, ये भी इवोल्यूशन से आ रहा है। उसका इवोल्यूशनरी डिजाइन केवल एक ही है कि उसको अपनी संतान पैदा करनी है सुरक्षित, और संतान जहां से भी पैदा हो सकती है करनी है। इसलिए जो जो सुंदर स्वस्थ फीमेल्स उसको देखेंगे उसके मन में अट्रैक्शन आएगा। और अट्रैक्शन का इतना ही मतलब है कि
उसका जेनेटिक मेकअप उसको परेशान कर रहा है कि इस महिला के थ्रू भी एक संतान पैदा कर लो ताकि तुम्हारे बेस्ट जीन सुरक्षित रहें। इतना ही मतलब है इसका। इस प्रकृति को न विवाह से मतलब है, तलाक से मतलब है। प्रकृति को मतलब केवल एक चीज से है कि आप मरने से पहले अपना बच्चा पैदा कर दें, सर्वाइवल बना रहे। क्योंकि महिला को 9 महीने लगने हैं और उसके बाद दूध भी उसको पिलाना है, पालना भी उसको है। उसके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है कि बहुत सारे मेल ढूंढे। मेल का काम कुछ मिनट का ही है, इसलिए वो बार बार अपने जीन्स छोड़ सकता है, अपने जो स्पर्म से छोड़ सकता है, यहां भी वहां भी वहां भी, ताकि उसके जनरेशंस आगे बढ़े, कंटिन्यू हों। इसलिए जो लोग इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को समझते हैं, सोशियोलॉजी को समझते हैं, उनका मानना है कि मेल्स में मोनोगेमस या क्या कहेंगे मोनोएमरोस न होना बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। तो पॉलीगैमी का मतलब है एक शादी का सिस्टम। पॉलीएमरोस का मतलब है कि 2 मेल 2 फीमेल एक साथ रहते हैं, दोनों को दोनों से प्यार है, दोनों को दोनों से प्यार है। वो ट्रांसपेरेंसी है, धोखा नहीं दे रहे, ओपन है। कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बनाए नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मुझे ही अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। यही परिवर्तन का पहला द्वार है, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम नए परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है। अगर भीतर की सोच में विष है तो बाहर का संसार भी कड़वा लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का हर चेहरा एक दर्पण बन जाएगा जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक धीमी आंच पर पकने वाली साधना है। यह अपने भीतर की हर परत को देखना है, हर नकब को उतारना है। यह समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो और अब तुम्हें कौन बनना है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच ने तुम्हें दुखी किया। यह स्वीकार करना कि हाँ, जो कुछ भी मैं हूं वह मेरा ही बनाया हुआ है, यही असली जागृति है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है, और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। मन कहेगा मैं ठीक हूं जैसा हूं, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूं। मन कहेगा मैं डरता हूं, पर आत्मा कहेगी डर के पार ही स्वतंत्रता है, तुम्हें चुनना होगा। मन की सुविधा या आत्मा की उड़ान, जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बहाव में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है।
इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। पर जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नया जीवन चाहिए, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ पाले। परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन मन ने हमें हमेशा बाहर भेजा है, कभी दुनिया को बदलने, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। पर जो व्यक्ति बाहर दौड़ता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है तो तूफान भी सुकून देता है, और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। इसलिए असली काम यह नहीं कि तुम दुनिया को बेहतर बनाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो। भीतर की गंदगी, भीतर के डर, भीतर की बेचैनी को देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मन का सबसे बड़ा छल यही है कि वो तुम्हें अपने ही दुखों से भागने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर, और तुम वही करते जाते हो। कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वहीं रहता है, क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो, जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। यह समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें, तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं, और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। यह समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं, और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है, और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डरे जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और जैसा बनने से
तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना, यही सच्ची साधना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम भीतर से देखो कि क्या तुम वास्तव में आहत हो रहे हो या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है। जैसे ही तुम देख पाते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना, अवलोकन करना, यही भीतर का क्रांतिकारी कदम है। तुम्हारा मन चाहे तो पागल हो जाए, विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहे, पर तुम बस साक्षी बने रहो, एक शांत झील की तरह जो ऊपर गिरती बूंदों को देखती है पर खुद में कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की हर चीज को देखना, बिना जजमेंट, बिना निंदा के, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो पूरी स्पष्टता से, वह पल उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिना जागरूकता के करते हो वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम खाते हो, पूरी उपस्थिति से खाओ। जब चलते हो, हर कदम को महसूस करो। जब सांस लो, सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधकार पीछे हटता जाएगा। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से होता है, किसी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलाते हो, क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेहोशी से पैदा होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते, तुम उन्हें देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। अब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे, पर तुम जान जाते हो कि यह गुस्सा मेरा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम मुस्कुराकर समझ जाते हो कि ये शब्द हैं जो हवा में बह रहे हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे तुम बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हो, और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम एक दास की तरह जीते हो। लेकिन जब तुम भीतर से जागते हो तो समझ में आता है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे साथ घटता है वह मेरी चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता।
अगर भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती हैं। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें दिखाया कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से अछूते रहो। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब तुम दुख से नहीं डरते क्योंकि तुम जानते हो कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है। और हर बार जब कोई सपना टूटता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि सपनों से परे भी एक वास्तविकता है जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारा असली घर है। जब तुम भीतर के इस घर को पहचान लेते हो तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है। हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। पर अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो तो वही जीवन जो वरदान है वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वह हर स्थिति को एक ध्यान की तरह जीता है। देखो, जो व्यक्ति जागरूक है वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा है। हर घटना उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समझ से देखते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो। और जो इस समझ तक पहुंच जाता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही बदलने में लग जाता है। यहीं से असली क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। यह किसी नारे से नहीं बल्कि मौन से होती है। और यह क्रांति तुम्हारे भीतर की जड़ से तुम्हें बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि जीवन के साथ एकत्व में बह जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वह पहली बार जीना शुरू करता है। क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो तुम कभी सहज नहीं हो सकते। मन हमेशा कुछ बदलना चाहता है। यह स्थिति नहीं वो चाहिए, यह रिश्ता नहीं दूसरा चाहिए, यह काम नहीं कुछ और चाहिए। मन का यह स्वभाव तुम्हें लगातार अधूरा रखता है और यही अधूरापन तुम्हें दुखी बनाता है। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो, हाँ जो है वही सुंदर है। मैं अब उस सुंदरता को देखना चाहता हूं जो हर परिस्थिति में छिपी है। मैं अब उस अनुग्रह को महसूस करना चाहता हूं जो हर अनुभव में बह रहा है। और जैसे ही तुम यह दृष्टि अपनाते हो जीवन बदलने लगता है। वही पुरानी चीजें, वही चेहरे, वही जगहें, पर सब में एक नई चमक उतर आती है। क्योंकि अब तुम प्रतिरोध में नहीं स्वीकृति में जी रहे हो। स्वीकृति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, यह सक्रिय सजगता है। इसमें तुम
जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दुख को, अपने डर को, अपनी गलतियों को भी, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर यह सब घटा है तो किसी गहरी वजह से घटा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और कोमल। स्वीकृति में एक अद्भुत सौंदर्य है, यह तुम्हें अंदर से मुलायम बना देती है। तुम अब कठोर नहीं रहते, तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारे मौन में गहराई आ जाती है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह अब किसी के खिलाफ नहीं होता, वह अब जीवन का हिस्सा बन जाता है। और यही मिलन, यही समर्पण जीवन का असली अर्थ है। कभी सोचो, सूरज अगर यह तय करने लगे कि वह केवल साफ आकाश में ही चमकेगा तो बादलों के दिन अंधकार में बीत जाएंगे, लेकिन सूरज नहीं चुनता, वह हर दिन चमकता है, कभी बादलों के पीछे, कभी खुले आसमान में। वो जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश शाश्वत है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वीकृति में जीता है वह जानता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मेरा भीतर का प्रकाश अमर है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब कुछ भी मजबूरी नहीं लगता, अब कोई बोझ नहीं रह जाता, हर काम ध्यान बन जाता है, हर मुलाकात एक अवसर, हर चुनौती एक सीख। तुम अब कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। समर्पण का मतलब है भरोसा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। हर ठोकर तुम्हें दिशा देती है, हर चोट तुम्हें भीतर गहराई तक जगाती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तुम तूफान में भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हवा तुम्हें गिराने नहीं मजबूत बनाने आई है। और यह भरोसा, यह समर्पण, यही असली परिवर्तन है। यहीं से जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब तुम उसके साथ चलते हो, उसके विरुद्ध नहीं, और तब जीवन खिल उठता है। हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है, जो खुद को इतना बदल देता है कि हर पल को हां कह सके। वह व्यक्ति सच में धन्य है, क्योंकि जिसने हां कहना सीख लिया उसके जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। हां कहने में ही प्रकाश है, हां कहने में ही प्रेम है, और हां कहने में ही ईश्वर है। जब तुम समर्पण में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा फूटती है, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रेम नहीं होता, यह उस अस्तित्व की लहर है जो हर दिशा में बहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। यह प्रेम तुम्हारे भीतर का संगीत है, जो तब बजता है जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि इसीलिए कि वह है। अब तुम किसी को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे मन को भाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर अब स्वीकृति का सागर उमड़ आया है। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। भीतर के इस प्रेम की एक खास बात होती है, यह तुम्हें भीतर से कोमल बना देता है। तुम्हारा गुस्सा पिघलने लगता है, तुम्हारे अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। अब तुम खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते, बल्कि यह महसूस करते हो कि हर व्यक्ति उसी अस्तित्व का हिस्सा है जिससे तुम बने हो। किसी की पीड़ा अब तुम्हारी बन जाती है, किसी की मुस्कान तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। तुम अब औरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने अंधकार से जूझ रहा है, अपने भय से गुजर रहा है। जो व्यक्ति प्रेम में जीना सीख जाता है उसका जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर कदम एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक उपासना। अब तुम किसी विशेष मंदिर की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मंदिर तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही वह ज्योति जल उठी है जो हमेशा बाहर खोजते रहे थे। इस प्रेम का अर्थ केवल दूसरों से जुड़ना नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ना भी है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और खुद से प्रेम करने का अर्थ है
अपने हर पहलू को अपनाना, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम अपने भीतर को स्वीकारते हो तो तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हो, और यही सच्चा परिवर्तन है। अब तुम तुलना में नहीं, तुम करुणा में जीते हो। देखो, जब भीतर प्रेम जगता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, सहानुभूति से जीते हो। अब तुम लोगों के शब्द नहीं सुनते, उनके मौन को सुनते हो। अब तुम बाहरी रूप नहीं देखते, बल्कि भीतर की आत्मा को महसूस करते हो। और ये अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे हर दीवार गिर जाती है, तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचता, सब एक ही लहर के रूप में दिखते हैं। जब यह प्रेम खिलता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। सुबह की हवा का स्पर्श, बारिश की गंध, किसी बच्चे की हंसी, किसी पेड़ की छाया। तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो, हर आवाज में संगीत सुनने लगते हो, क्योंकि अब तुम प्रेम से देखते हो और प्रेम की दृष्टि में सब पवित्र हो जाता है। यह प्रेम तुम्हें भीतर से स्थिर बना देता है। अब कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई अपमान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब भीतर है, बाहर नहीं। तुम अब इस बात से प्रभावित नहीं होते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो, और जिसने खुद को जान लिया वह किसी की राय से नहीं डगमगाता। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाता है जो भीतर की रोशनी को बाहर बिखेरता है। अब तुम किसी को कुछ सिखाते नहीं, बल्कि तुम्हारा होना ही शिक्षा बन जाता है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों को छूती है। तुम्हारी निगाहों में प्रेम की चमक, तुम्हारे शब्दों में शांति की लय, तुम्हारे मौन में करुणा की गहराई, यही तुम्हारी असली साधना है। क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया उसने समस्त जगत को बदल दिया। जो खुद प्रेम बन गया वह जहां भी जाता है वहां प्रेम का वातावरण फैल जाता है। ऐसा व्यक्ति अब कुछ पाने नहीं आता, वह देने आता है, क्योंकि उसका हृदय अब खाली नहीं, पूरा है, ओतप्रोत है। और जब हृदय पूरा हो जाता है तो वह बांटने लगता है, और यही बांटना, यही देना जीवन का अंतिम रहस्य है। जो तुम बांटते हो वही बढ़ता है। तुम प्रेम बांटो तो प्रेम बढ़ेगा, तुम रोशनी बांटो तो अंधेरा घटेगा, तुम करुणा बांटो तो द्वेष मिटेगा। और इस बांटने में तुम खुद सबसे अधिक समृद्ध हो जाते हो। जब तुम प्रेम में जीना सीख जाते हो तो समर्पण अपने आप घटता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं, यह तो एक अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है। अब तुम नहीं कहते कि मैं समर्पित हूं, क्योंकि जहां मैं बचा वहां समर्पण कहां। समर्पण तो तब होता है जब मैं और मेरा दोनों विलीन हो जाएं, जब बस अस्तित्व ही रह जाए और तुम उसके साथ एक लय में बहो। यही मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का अर्थ है अब कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई विरोध नहीं। अब तुम उसी जीवन को पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हो जो पहले तुम्हें दुख देता था। अब वही चीजें जो पहले बोझ लगती थीं अब पूजा बन जाती है, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, अब तुम सचेत हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर्वत पर चले जाओ, किसी गुफा में ध्यान लगाओ। सच्ची मुक्ति तो तब होती है जब तुम बाजार में भी शांत हो, लोगों के बीच भी स्थिर हो, जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहो। यही असली साधना है। भीतर मौन, बाहर गति, भीतर शांति, बाहर कर्म, भीतर साक्षी, बाहर सृजन। देखो, जब भीतर यह साक्षी जागता है तो जीवन का रंग बदल जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हारा केंद्र अचल रहता है, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ बदलने वाला है। सुख भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो क्यों इन लहरों में उलझना। अब तुम लहर नहीं, समुद्र बन चुके हो, समुद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह भीतर की कमाई है, अंतर की संपदा है। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हें नहीं, अपने ही अंधकार को देख रहा है। अब अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम भीतर हंसते हो, क्योंकि तुम जानते हो
वह तुम्हारे नहीं अपने ही स्वप्न को सराह रहा है। अब न अपमान तुम्हें छूता है, न सम्मान तुम्हें चढ़ता है। तुम बस गवाह हो जीवन के नाटक के। यही है मुक्ति, जब जीवन खेल बन जाता है और तुम खिलाड़ी नहीं साक्षी बन जाते हो। अब तुम कुछ करते नहीं, सब अपने आप घटता है। अब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। और यह पूजा किसी देवता की नहीं बल्कि अस्तित्व की है, उस जीवन की जो हर कण में धड़क रहा है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो चाहिए था वह सब भीतर ही था। अब तुम किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हर पल पूर्ण है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां पहुंचना था। और यही वो क्षण है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों विलीन हो जाते। अब न कोई खोज बचती है, न कोई खोजने वाला, बस मौन रह जाता है। पूर्ण शांत अनंत मौन, यही ओझल सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये वही बिंदु है जहां ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। अब वह कुछ कहे या न कहे, उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती है। अब उसका हर कदम जैसे कोई प्रार्थना हो, हर दृष्टि किसी आशीर्वाद जैसी। उसकी हंसी में जीवन का रहस्य है, उसके मौन में ब्रह्म की गहराई है। यहां तक पहुंचकर तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू, सब तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए था। सब कुछ एक तैयारी थी इस मौन को पाने की। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो हर चीज के लिए कृतज्ञता उमड़ पड़ती है। अब तुम कहते हो, धन्यवाद जीवन, तू जैसा भी था अद्भुत था। और यही है अंतिम मुक्ति, जहां तुम जीवन से नहीं भागते बल्कि जीवन को गले लगा लेते हो। जहां तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं बल्कि उसी में विलीन हो जाते हो। जहां तुम अब मैं नहीं कहते बल्कि बस मुस्कुराकर कहते हो, सब कुछ वही है और मैं उसी का हिस्सा हूं। ये तब पॉम्स को, यही ओशो की शिक्षा का सार है। साक्षी बनो, समर्पित बनो और प्रेम से जियो, बाकी सब अपने आप घट जाएगा। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि जीवन बदलने लगता है तो एक और गहरा परिवर्तन घटता है। अब तुम समझने लगते हो कि असल में बदलने के लिए कुछ था ही नहीं। सारा संघर्ष, सारा प्रयास सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि जो तुम खोज रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। शुरुआत में तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार बदले, पर अंत में तुम पाते हो कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलने की थी। और जैसे ही दृष्टि बदली, दुनिया वैसी की वैसी रहकर भी नई लगने लगी, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया था। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, यह आता है धीरे धीरे मौन में, ध्यान की गहराइयों में। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों से परे चले जाते हो, तो वहां एक मौन मिलता है जो न जन्मा है न मरेगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। देखो, जिस दिन तुम यह जान लेते हो कि तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार है, वही नहीं जो तुम्हारा नाम है, वही नहीं जो तुम्हारी पहचान है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। क्योंकि अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। जो शरीर को बांध सकता है वह आत्मा को नहीं बांध सकता। जो नाम को मिटा सकता है वह अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। फिर जीवन एक खेल बन जाता है। तुम उसमें खेलते हो पर अब उसमें खोते नहीं। तुम रिश्तों में रहते हो पर अब उनमें उलझते नहीं। तुम सफलता का आनंद लेते हो पर अब उससे चिपकते नहीं। यह है सच्चा वैराग्य। त्याग नहीं पर समझ, दूरी नहीं पर गहराई। तुम अब जीवन के बीचों बीच रहकर भी अस्पृश्य हो जाते हो। तुम अब दुनिया में रहते हो पर दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर से एक नई सुगंध फैलने लगती है, शांति की, प्रेम की, मौन की। तुम्हारे आसपास जो भी आता है वह भी उस सुगंध को महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब साधना बन जाती है। अब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारा मौन ही सब कह देता है।
क्योंकि अब तुम होने में जी रहे हो, बनने में नहीं। सारा जीवन लोग बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, संत, विद्वान, सफल, प्रसिद्ध, पर जो होना जान गया उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह हर पल में पूर्ण है। वह जानता है कि पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व की प्रकृति है। तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुमने खुद को अधूरा समझ लिया था। यही अज्ञान का मूल है। इस समझ के बाद जीवन में कुछ करने को नहीं बचता, पर बहुत कुछ जीने को रह जाता है। अब हर सुबह नए अर्थ से भर जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर मौन एक प्रार्थना। तुम अब साधना नहीं करते, तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां तुम्हारा मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं, कोई साधक साध्य नहीं, कोई पाने की चाह नहीं। अब सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है जो सदा से थी, सदा रहेगी। इस अवस्था में तुम न मुस्कुराते हो, न रोते हो, फिर भी तुम्हारी मुस्कान अनंत है, तुम्हारा मौन गहरा है। अब तुम किसी कारण से प्रसन्न नहीं, बल्कि बिना कारण आनंद में हो। यही सच्चा आनंद है, जो किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे होने से प्रकट होता है। जब यह आनंद भीतर से फूटता है, तो वह बाहर की हर चीज को सुंदर बना देता है। फिर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई तुलना नहीं, कोई अधूरापन नहीं। तुम बस प्रवाहित हो रहे होते हो जीवन की लहरों के साथ, पूरी सहजता में, पूरी जागरूकता में। यही आकर तुम समझते हो कि खुद को बदलना असल में खुद को जानना था। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो कुछ भी वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। अब हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस में सृष्टि गा रही है, हर मौन में ईश्वर बोल रहा है। ये वही पल है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाती है। अब तुम कहीं पहुंचने नहीं जा रहे, क्योंकि तुम पहुंच चुके हो। यही इसी क्षण, इस शांत साक्षी उपस्थिति में, जब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हो, तो समझ में आता है कि यह कोई अंत नहीं, बल्कि आरंभ है।